जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिल क्लासेस। डोंट बी सेम, बी बेटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2। तो इसमें हम उदाहरण और प्रश्नावली के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ये का लेक्चर नंबर 1। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक जाके इसकी एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर जाइए प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको डालना क्लास 9th मैथ 2024। तो एक प्लेलिस्ट पे आ जाएगी और आपको वहां पर पूरे वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, हम कुछ वजह से हम वीडियो इसमें नहीं अपलोड कर पाए, लेकिन अब आपको रेगुलर इसमें वीडियो मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको मिलने वाली है कक्षा 9, 10, 11, 12 की मैथ की वीडियो, और कक्षा 11, 12 के केमिस्ट्री के वीडियो, और कक्षा 9, 10 के साइंस के वीडियो। तो प्लीज आप लोग जाइए, लोगों को शेयर करिए, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं होता कि हम तुरंत बना देते हैं, पहले जाके पीपीटी बनाते हैं, फिर उसे शूट करते हैं ऐसे गर्मी में, और जहाँ रहते हैं तो आपको लगता होगा, लेकिन ये वीडियो रात के 1 बजे शूट हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस समय जिस मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है, नहीं मैं आपको समय दिखा देता, मेरे पास घड़ी भी नहीं, इस समय 1:20 है जिस समय मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए, और इसे लोगों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक, ठीक है ना। तो आइए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा क्या सीखना है, अपरिमेय संख्याएं। और हाँ, इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपको बता दें, हम ऊपर आपको प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 करा चुके हैं, और वहां पर हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग डिटेल से बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर हमारे लिंक पे जाइए देखिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए क्या है अपरिमेय संख्याएं, कि जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। आप समझिए, जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और दोस्तों, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों वो परिमेय कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, समझ में आया कि जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p या q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q इज नॉट इक्वल 0 हो। जैसे उदाहरण देख लीजिए, √2, √3, √15, √17, √23, पाई, 0.0110110, ये संख्या। कहने का मतलब है कि इस संख्या को √2 को आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे सर इसको तो p बटे q के रूप में लिख लिया, √2 बटा √1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, p या q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। √2 क्या है मेरे प्यारे, पूर्णांक नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अगर आप देखते हैं तो मन लगा के पढ़िए और नोट्स बनाइए। हमारा दावा है कि हम आपको मैथ बहुत सिंपल तरीके से सिखाएंगे। तो √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक और ये सब चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं, तो जाके पहले की वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। तो पूर्णांक फिर दोबारा समझ लीजिए, पूर्णांक मतलब होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत। जैसे ये नंबर लाइन हो गई, ये 0, ये 1, 2, 3, तो इस तरफ धन वाले होते हैं और इस तरफ माइनस वाले। तो धन वाले और माइनस वाले सभी को मिला दिया जाए संख्या तो क्या होती है, पूर्णांक। तो √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। √3 भी क्या है, पूर्णांक नहीं है। इस वजह से क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं।
ठीक, तो ये कब हुआ था, तो आइए पढ़ लेते हैं कि लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं को सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन के हिप्पार्क्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हिप्पार्क्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इसका कारण इस बात की खोज हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, तो आइए अब सवालों की ओर चलेंगे। तो क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। तो देखिए, अगर हम कहें कि एक ये संख्या है, ठीक, और इस प्रकार 0, 1, 2, 3 इस तक -1, -2 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। यहाँ कहाँ तक जाएगा, माइनस का अनंत तक। हम कहेंगे √2 को निर्धारित करो, तो √2 ये है। अगर हम कह दें कि √2 को निर्धारित करना, तो √2 तो ये है, तो क्या बन जाएगा, ले संख्या रेखा पर निर्धारित हो गया। अगर हम कह दें कि भैया 3 को निर्धारित करो, तो ले 3 को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, सभी पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। लेकिन हमारे पास √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो आइए इसे देखते हैं कि इसे संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा बात को। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक संख्या रेखा बनानी होती है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और -2 डैश डैश -अनंत। तो दोस्तों, अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जितना ये दूरी है, ये कितनी है, यहाँ से 1 है ना, तो 1 दूरी हम क्या करते हैं, ऊपर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, और इस दूरी को भी हम लोग क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, 1 मान लिए, ये दूरी क्या है, 1, और ये भी दूरी क्या है, 1। तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, आपने सीखा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, ये क्या है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं आधार। तो कर्ण का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है। और इसको क्या कहते हैं, लंब। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आधार कितना है हमारा, 1, तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 यानी 2। अब ये कर्ण में क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। अब हम केवल कर्ण का मान निकालें, क्या निकालें, और इनको आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम कर्ण निकालें, तो ये जो स्क्वायर है इधर आएगा, तो क्या लग जाएगा, √2। तो ये संख्या क्या बन गई, √2। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ध्यान से बात समझिएगा, कैसे निर्धारित करोगे वह हो चुका। यहाँ पर, यहाँ से दूरी यहाँ तक परकाल में नापनी, ये वाली दूरी और ये वाली, और इस तरीके से एक चाप लगा देना है। और जहां पे ये चाप काटे, मान ली ये चाप इस बिंदु पर काटा है, कहां पर, P बिंदु पर, तो ये √2 होगा। √2 का मान कहाँ होगा, यहाँ पर। बस हो गया निर्धारित, इतना करना था। आए समझ में, इस तरीके से किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसे अब √3 का करते हैं,
√3 के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन, ठीक, नंबर लाइन में वही गिनती 1 1 2 3, ठीक। अब यहाँ आप ध्यान से बात समझिएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये दूरी को क्या मान लेंगे, एक, तो एक हम क्या करेंगे ऊपर खिंचा लेंगे, सॉरी लाइन, ये एक है तो क्या करते हैं, यहां से भी एक खिंचा लेते हैं, ये एक हो गया, और इनको मिला देते हैं। तो इनको सॉल्व किया है अभी पाइथागोरस प्रमेय से, जस्ट ये, तो ये कितना निकल के आया है, √2, तो ये √2 हो गया। फिर इस तरीके से मानते हैं, एक ये हो गया, ठीक है ना दोस्तों, एक हमने इसे मान लिया, फिर इनको मिला दीजिए, तो अब हमारा फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में अब आधार क्या बना हमारा, आधार हमारा है अब √2, आधार क्या है, √2 है, तो लिखेंगे वही कर्ण हमें निकालना है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार कितना है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर का मतलब 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 3, तो कर्ण का स्क्वायर कितना निकला 3, तो कर्ण बराबर कितना निकल आएगा √3, यानी ये क्या बन गया √3। यहां से क्या करेंगे मिला देंगे, तो जहां पर आके ये मिलेगा, यहाँ पर आके मिलेगा, आपको परकाल से मिलाना है, यहाँ से लेके ये दूरी नाप लेनी है और फिर परकाल को मिलाना है, जहां पर मिल जाए, जैसे यहाँ पर मिल गया तो ये P बिंदु हो गया और ये क्या बन जाएगा √3। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2। तो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बताना है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जानते हम लोग कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो किनसे मिलकर बनी होती हैं, वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। तो कह रहा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगी, तो ये कथन क्या हो जाएगा सत्य है। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या हो। तो आइए समझते हैं, असत्य होगा ये कथन, 0 1 2 3 4 5 6, हमने लिखा तो 3 4 5 6, तो कई सभी को √m के रूप में लिखना है, एक हो गया, चलिए √2 हो गया, √3 √4, जब √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, √सॉल्व को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो प्रत्येक बिंदु √2m का कहाँ होता है, तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगला क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, वो परिमेय भी होती है और वो अपरिमेय भी होती है। वो केवल अपरिमेय भर नहीं होती, वो परिमेय भी होती है, इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अगला देखते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जैसे हमने लिख दिया √2, चलिए अपरिमेय, सॉरी हमने 2 लिखा, 3 4 5 6 7,
√2 का वर्गमूल निकालो, 2 निकल के आया। ये क्या है हमारा? अपरिमेय है। चलिए बहुत अच्छी बात है। √3 का वर्गमूल निकालो, ये भी क्या है? अपरिमेय है। बहुत अच्छी बात है। जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? ये 2, और 2 क्या होता है? परिमेय संख्या होती है मेरे प्यारो। क्या होती है? परिमेय संख्या। इस वजह से कह रहा है कि अपरिमेय होते हैं, तो सभी अपरिमेय नहीं होते। और क्या होते? परिमेय भी होते हैं। परिमेय है तो कह रहा उदाहरण दीजिए, तो हो गया √4। और जैसे आप देखो, हम लिख दें 16। क्या लिख दें? 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, ये भी क्या है? परिमेय। जैसे लिख दें 9, निकालेंगे 3, ये भी क्या है? परिमेय। तो हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। तो अब कह रहा है संख्या रेखा पर √5 को लिखना है। तो √5 क्या होमवर्क है? जैसे आपने ये दोनों सवाल जैसे आपने किए, एक ये सवाल और एक ये, इसी तरीके आपको √5 को करना है। तो √3 निकल आया, अब इसमें एक और जोड़ दोगे तो √4 का निकल आएगा। यह देख लो, चलो हम बता ही देते हैं √5 का। देखिए कह रहा है कि दर्शाई की संख्या रेखा पर √5 को आप किस प्रकार निरूपित करेंगे? सिंपल सा है, एक संख्या रेखा 0, 1, 2, 3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 मान लेंगे, 2 2 का। ये पूरा कितना हो गया? 2। तो 2 फिर क्या करेंगे हम लोग? ऊपर भी मान लेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। ठीक, 2 हम क्या करेंगे? ऊपर भी मान लेंगे और इनको क्या करेंगे? मिला देंगे। तो आइए फिर लगाते हैं फार्मूला, वही कर्ण का स्क्वायर। हमें कर्ण निकालना है। सॉरी, क्या करेंगे? हमको कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो लंब कितना दिया? 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 4 क्या हो गया? 8। हमें 5 निकालना है ना। तो देखिए 5 देखिए 5 हमें निकालना था, हम थोड़ा मिस्टेक कर गए, हमने ध्यान नहीं दिया। 5 निकालना है ना, तो क्या करेंगे? चलिए ये इरेज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो हमने ये 2 नहीं मानना, हमें यहाँ पे क्या मानना है? 1 मानना है। ठीक है, यहाँ पे 2 और ऊपर 1। तो लंब कितना है हमारा? लंब कितना बन जाएगा? 1 बनेगा। सॉरी, जी यहाँ पे क्या मानना है? ध्यान देना, 1 मानना है। लंब कितना है? 1 का स्क्वायर। आधार कितना है? 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। तो कर्ण का स्क्वायर कितना बन गया? कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना निकल आएगा? √5। यानी ये क्या बन गया? √5। अब तुम इसे तुम मिलाओगे तो यहाँ पे आके मिल जाएगा ये P बिंदु, और यही क्या है? √5। कितना इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तो नमस्कार, धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। बस लोगों के साथ शेयर करिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।